मैं तुम्हें सैमसंग की कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें हर कहानी में जीतता दिखेगा ये ब्रांड। This is it. The AI phone designed to make every day easy and effortless. एप्पल को हराने के लिए यूएन इकट्ठा हो चुका है, सारी सरकारें एकजुट हो चुकी हैं। एप्पल के ऊपर रूल पे रूल बना रहे हैं कि भैया आप लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एप्पल को हर तरह से तोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी एप्पल जीत जा रहा है और सैमसंग हार जा रहा है। मैं तुम्हें सैमसंग का पूरा डेटा बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो क्या बना रहे हैं, तुम लोग मान ही नहीं सकते कि ये हार सकते हैं। ये एप्पल को ना हम लोग इज्जत बहुत ज्यादा देते हैं, पर ये इसके कुछ खास काबिल है नहीं। इसकी डिस्प्ले बनाई है सैमसंग ने, मेमोरी चिप बनाई है सैमसंग ने, सभी आईफोन की ओलेड डिस्प्ले सैमसंग बनाता है। तुमने हमेशा एप्पल वर्सेस सैमसंग की एक राइवलरी देखी होगी। इधर से एप्पल ने 17 प्रो मैक्स निकाल दिया, उधर से सैमसंग ने अपना 26 अल्ट्रा निकाल दिया। सैमसंग एप्पल से लड़वाने के लिए ना हमेशा उसके बराबरी का कोई ना कोई फोन निकालता ही रहता है। ये कोई आज की बात नहीं है, 2017 के अंदर आईफोन ने अपना आईफोन एक्स निकाला था और उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए सैमसंग ने अपना गैलेक्सी 8 निकाल दिया। बट एप्पल के आईफोन एक्स के अंदर जितने भी ओलेड डिस्प्ले लगे थे ना, सारे के सारे सैमसंग ने बनाए थे। और जितना पैसा सैमसंग ने अपना खुद का कॉम्पिटिटिव मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S8 बेच के कमाया था ना, उससे ज्यादा पैसा डिस्प्ले बेच के कमाया था। हम लोग एप्पल को ना बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और सैमसंग को बहुत ज्यादा हल्के में देखते हैं, पर नंबर्स के अंदर ना रियलिटी देखो। आईफोन बिकता है तो सैमसंग कमाता है, और अगर सैमसंग का फोन बिकता है तब भी वही कमाते हैं। और अगर आपके पास 8,000 रुपए या फिर आपके पास 2.5 लाख रुपए, आपको हर तरह का फोन मिल जाएगा। सैमसंग चिप बनाता है, सैमसंग फोन बनाता है, सैमसंग डिस्प्ले बनाता है, सैमसंग फोल्डेबल डिस्प्ले बनाता है, और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये सब हटाओ, सैमसंग शिप बनाता है जो पानी के ऊपर चलती है। सैमसंग के खुद के सेमीकंडक्टर के प्लांट से जो एआई के अंदर डलती है। और सैमसंग की अकेली कंपनी के पास 85,000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी सारी वेराइटीज प्रोवाइड करने के बाद भी, 14 सालों बाद 2024 के अंदर एप्पल ने सैमसंग से ज्यादा मोबाइल बेचे हैं। तुम लोग अपनी उंगलियों पे गिन दोगे कि एप्पल के पास सामान कितना बेचने के लिए। एक कंप्यूटर है, एक मैकबुक है, एक लैपटॉप है, घड़ी और ईयरपोड्स। और ये कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ के बैठी है जिसके पास 1600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार एप्पल तो साला एआई के अंदर भी इतना बुरा काम कर रहा है, उसके बाद भी जीते जा रहा है। सैमसंग एक्चुअल में चूक कहां रहा है, ये चीज जानने के लिए ना ये वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ना सैमसंग का माइंडसेट समझो। सैमसंग को चाहिए मासिस। 12,000 है, 15,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। सबसे सस्ता फोन भी सैमसंग बनाता है और सबसे महंगा फोन भी सैमसंग बनाता है। सैमसंग का जो ट्रिपल फोल्ड वाला मोबाइल था, उससे महंगा फोन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, कोई सोने वोने को उठा के ले आओगे, पर एज कम्पेयर टू एप्पल नहीं करता है। सैमसंग का बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है कि जहां से पैसा आ रहा है ले लेने का। हर किसी को अपना कस्टमर बना रखे कि भैया जो भी आदमी फोन यूज करेगा हर किसी के लिए वैरायटीज, और अगर नहीं भी करेगा तो फ्री जैसी ले लो। बट एप्पल का बहुत क्लियर है। एप्पल का है कि भैया सबसे सस्ता फोन मिलेगा 40,000 का, वो भी हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड ऐसी सीरीज की भैया लेना है तो लो, नहीं तो भैया दूर रहो। और ये लोग टारगेट करते हैं वर्ल्ड के टॉप 5% लोगों को। पर सैमसंग ऐसे नहीं करता। सैमसंग का हमेशा ऐसे कि भैया हर किसी को वैल्यू ऐड करके देना है। जैसे 2024 के अंदर ना पहली बार एआई फीचर लेके आए थे, सर्कल टू सर्च वाला, और वो भी अपनी प्रीमियम S24 अल्ट्रा वाली सीरीज के अंदर। उसके बाद अगर वो चाहते कि भैया इसको यहीं पे रोक के रखना तो रोक सकते थे ना। अपने 20-25 हजार वाले फोनों के अंदर भी इन्होंने सर्कल टू सर्च दे दिया। आज की डेट में पूरा का पूरा वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एआई की सराउंडिंग्स के अंदर मूव कर रहा है, और उसके अंदर एप्पल बुरा काम नहीं कर रहा है, नीच काम कर रहा है। इनकी सीरी से बात करो, गाली देती है, उल्टा कहती मेरे से क्यों पूछ रहा है, ChatGPT खोल ले। पर सैमसंग हमेशा कोशिश कर रहा है कि ना वो जितनी वैल्यू एडिशन दे पा रहा है ना, उतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन दे। और अगर एक नजर को देखो तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना। एप्पल कंपनी हर चीज के अंदर डरती रहती है, इसलिए कुछ लॉन्च नहीं कर पाती, और सैमसंग वाले जितनी टेस्टिंग करना चाहते हैं कर लेते हैं। जैसे एप्पल ने अभी अपना विजन प्रो निकाला था, वो तो चला नहीं, अभी उससे डर के बैठ गए और 4-5 साल लगा देंगे अपने चश्मे निकालने में। तब तक मेटा आधे से ज्यादा मार्केट खा चुका होगा और आने वाला फ्यूचर चश्मों का है। और दूसरी तरफ सैमसंग इसी साल गूगल के साथ मिलकर अपने चश्मे लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इतना सब करने के बाद भी सैमसंग छोटा बहुत है। सैमसंग अपने आप के अंदर एक इनफ बड़ा ब्रांड है। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है और वो साउथ कोरिया की पूरी जीडीपी का 20% ओन करता है। मतलब पूरे देश की जीडीपी का 5वां हिस्सा सिर्फ सैमसंग है। सैमसंग इतना बड़ा है, पर फिर भी वो एप्पल से हार जा रहा है। उसके बारे में समझो। अभी 2025 के अंदर सैमसंग ने 19,50,000 करोड़ का रेवेन्यू किया। अगर इसका कंपैरिजन रिलायंस से किया जाए तो उनका 10 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर वहीं पे दूसरी तरफ एप्पल का रेवेन्यू देखा जाए तो वो 37 लाख करोड़ रुपीस है, जिसके अंदर सैमसंग ने 2,65,000 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट किया। और देखने में अच्छा भी लग रहा होगा, पर एप्पल ने प्रॉफिट किया 10 लाख करोड़ रुपए का। और उसका रीजन समझने से पहले तुम लोग ये समझो कि सैमसंग क्या कर रहा है। और अगर मैं तुम्हें नंबर्स नहीं दिखाता और सिर्फ सैमसंग की बातें बताता तो तुम्हें लग रहा होता कि यार सैमसंग हो ही नहीं सकता कि हार रही होगी, क्योंकि
क्योंकि एक कंपनी जो एप्पल के फोन बेचने से भी पैसा कमाती है, खुद के फोन बेचने से भी पैसा कमाती है, शिप से लेके शिप के अंदर लगने वाला टीवी तक सब बनाती है। 85,000 पेटेंट है, 1600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, एक कंट्री की 20% से भी ज्यादा की जीडीपी है। और इतनी बड़ी होने के बाद भी एप्पल से तो हार रही है, पर हर साल 10% से ग्रो कर रही है। इनका रेवेन्यू हर साल ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रो कर रहा है। और अगर उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं ना तो वो एआई है। और ये एआई को पूरा लीड ये बड़ी कंपनीज ही कर रही है, जिसके अंदर ओपन एआई, सैमसंग, एप्पल, गूगल, मेटा, ये कंपनीज आ रही है। और इन सारी कंपनीज को ना हम लोग डेली यूज करते भी है, पर वो एक अलग बात है। इनकी ग्रोथ का हिस्सा बनना एक अलग चीज है। ऐसी वीडियोस बनाते हो ना, मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि सारी की सारी पावर डायनामिक्स ना यूएस के अंदर बैठी है। मेरे पास सैमसंग का भी फोन है, मेरे पास एप्पल का भी फोन है, मैं मैकबुक भी चलाता हूँ, गूगल के ऊपर सर्च भी करता हूँ, मेटा के ग्लासेस भी लेने वाला और उनका इंस्टाग्राम भी रोज चलाता हूँ। और ये वीडियो भी तुम गूगल के यूट्यूब पे देख रहे हो। ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, हमसे कमा के चले जाते हैं, हमारी आदत बने हुए। पर मैं इनकी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता था इनमें। पर अभी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि आप लोग इंडिया के अंदर बैठ के भी यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने तुमको बताया कि गूगल और सैमसंग मिलकर अपने ग्लासेस बना रहे हैं और मेटा ऑलरेडी अपने ग्लासेस बना चुके हैं। और अगर उसका थोड़ा बहुत इंटरफेस बढ़िया कर ले तो बहुत क्रेजी फ्यूचर है उनका। तो मुझे लगता है कि मेटा फ्यूचर के अंदर बढ़िया कर सकते हैं, तो मुझे उनकी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है भाई, मेरा सुन के कहीं पे पैसा मत लगा देना, खुद की रिसर्च किया करो। बट मेरा पर्सनली मन था कि भैया मैं एक बार यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके देखता हूं, क्योंकि उसके दो रीजन। एक तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यार मेटा का जो स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है, फिर मेरे को मेटा के अंदर फ्यूचर दिख रहा है। और दूसरा, जब मैं यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं ना, मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यूएस मार्केट के अंदर और डॉलर के अंदर दोनों में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान के चलो तुमने 5 साल पहले यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डाले और सेम तुमने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी 1 लाख रुपए डाल दिए। अभी अगर 5, 10, 15 साल बाद देखोगे ना तो दोनों मार्केट्स ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट बहुत अच्छी है और कोई मार्केट बहुत बुरी है। और कुछ साल ऐसे भी आ जाते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू यूएस स्टॉक मार्केट। बट हमने सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने डॉलर में भी इन्वेस्ट किया। अगर हम लोग 5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो $1 की जो कॉस्ट थी वो थी 72 रुपीज। और पिछले 5 सालों के अंदर इंडियन करेंसी 23% तक टूट चुकी है और आज की डेट में $1 की कॉस्ट 94 रुपीज हो चुकी है और ऑलमोस्ट 95 भी छू के आई है। तो जो करेंसी का एप्रिसिएशन है ना, ये मेरी इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिटेबल कर देगा। और वैसे भी सारी की सारी एआई होगी या फिर लीडिंग कंपनीज होगी, वो तो यूएस के अंदर ही बैठी है। और अगर ऑनेस्टली बताओ ना, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और तुम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। पर ना मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आई मनी, क्योंकि जब भी तुम लोग यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो तुमको सबसे पहले अपने इंडियन रुपीस को यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और वो कन्वर्जन के लिए आप लोग किसी भी लोकल बैंक का भी यूज कर सकते हो, पर उसके अंदर पैसे बहुत कटते हैं। और यहीं पे आई मनी आपको लोएस्ट चार्जेस के अंदर करेंसी कन्वर्जन देता है। तो अगर आप लोग सेम अमाउंट को आई मनी से प्रोसेस करवाओगे या फिर किसी लोकल बैंक से प्रोसेस करवाओगे तो वो 3 से 4 हजार महंगा पड़ सकता है। और इसको स्टार्ट करना भी बहुत ईजी है। जैसे तुम लोग अपना नॉर्मल डीमेट अकाउंट बनाते हो, बस वैसे ही बनाओ। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, केवाईसी को कंप्लीट करो, जो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं भर दो और उसके बाद अपना कोई भी बैंक को सिलेक्ट करके अपने पैसे को यूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर लो। और अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना, तुम्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी। तुम जाके देखोगे कि भैया मेटा का शेयर तो $550 से लेके $600 के बीच में घूम रहा है, तो 55-56 हजार रुपए कहां से लाए भाई इन्वेस्ट करने के लिए? तो अगर एक भी शेयर खरीदना है तो 50 से 60 हजार रुपए लग जाएंगे क्या? बट इसकी एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि आपको एक्चुअल में इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लोग $100 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर क्या होता है, आप लोग ना फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हो, जिससे अगर कोई शेयर 1 लाख का भी मिल रहा है ना और आप लोग $100 का लेना चाहते हो तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा उसके अंदर से। और अगर तुम लोग सैमसंग के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आई मनी से हो जाएगा। बट क्योंकि सैमसंग यूएस की कंपनी नहीं है तो तुम लोग डायरेक्टली उसका शेयर नहीं परचेज कर सकते। बट उसका एक स्मार्ट ऑप्शन है, आई मनी के ऊपर ना यूएस लिस्टेड ईटीएफ मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें एक ईटीएफ साउथ कोरिया का भी मिल जाएगा, जिसके अंदर सैमसंग, ह्यूंडई, किया जैसे काफी सारे टेक जायंट्स के शेयर्स होंगे। मतलब सिर्फ उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते जैसे सैमसंग हो गया या फिर एप्पल हो गया जो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है। जो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं भी है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बस हमें थोड़ा रिसर्च करके देखना होगा। ईटीएफ्स के ऑप्शन होते हैं जो काफी कम लोगों को पता होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च कर लेना प्रॉपर, मेरी कोई एडवाइस मत लेना इसमें से। और जिनको टेंशन हो रही है कि भैया बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तो साल के एंड में जब तुम्हें इनकम टैक्स फाइल करनी होगी तो ये लोग तुमको रिपोर्ट बना के दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लेना और अपने सीए को भेज देना। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट कर लो। और अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते ही हो तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी हम लोग वीडियो के अंदर वापस चलते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि सैमसंग को प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हारे जा रहा है। एक कंपनी साला शिप बना रही है और उसकी वैल्यूएशन है $885 बिलियन, और एक कंपनी फोन और लैपटॉप बना रही है और उसकी वैल्यूएशन है $3 ट्रिलियन। और उसका सबसे बड़ा रीजन मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर कोई हार्डवेयर नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन है इकोसिस्टम। तुम्हें क्या लगता है सही में एप्पल फोन बेचते? अरे इनके फोन इतने फुद्दू है ना भाई, मैं आज छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आईफोन को छोड़ दूं, मुझे बहुत बकवास लगता है, मेरे को सैमसंग के फोन लेने हैं, बस मेरे को मैकबुक से कनेक्ट करवा दो। ये जो बीमारी इन्होंने बनाई है ना इकोसिस्टम की, उसी वजह से जो बंदा फंस गया छोड़ नहीं पाता। अगर तुम लोग विंडोज और एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हो ना, एक बार जब इनके इकोसिस्टम के अंदर आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। फोन तो हमेशा इनका एक एंट्री टिकट साइज ही होता है। एक बार आईफोन
आईफोन ले लिया, उसके अंदर जितनी भी एप्स है ना तुम्हारे पास, किसी भी ऐप के अंदर अगर तुम लोग कुछ भी खरीदोगे तो उसके अंदर एप्पल चार्ज लेगा। तुम लोग यूट्यूब का प्रीमियम ले रहे हो, किसी गेम के अंदर पैसे लोड कर रहे हो, पबजी के अंदर यूसी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आईफोन उसके अंदर 20% चार्ज करेगा। अगर तुम लोग इन ऐप परचेज नहीं भी कर रहे हो तो एप्पल का क्लाउड हो गया, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल प्ले, एप्पल केयर, एप्पल लाइसेंस। एप्पल का अकेला जो सर्विसेज का डिवीजन है ना, ये 109 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। एप्पल 9,20,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज से ले रहा है। और इससे भी क्रेजी बात बताओ, एप्पल का सर्विसेज के ऊपर 70% का मार्जिन होता है। मतलब अगर तुम लोग 100 रुपए की एप्पल से सर्विस खरीद रहे हो तो 30 रुपए उनके बच रहे हैं। सिर्फ 30% पैसा खर्च करते हैं वो तुम्हें सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। 70% के प्योर मार्जिन है। एप्पल आईफोन इसलिए बेचते हैं कि भैया आईफोन बेचने के बाद जो सर्विसेज ले जाएंगे ना, उसमें पैसा कमाऊंगा। तुम्हें लगता होगा आईफोन बहुत महंगा करके बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, 35 से 40% प्रीमियम है। और अगर तुम यही आईफोन के अंदर कुछ भी खरीद लो, जितना भी पैसा इनका बनेगा उसके अंदर 70% का मार्जिन है। इनके हार्डवेयर की पूरी सेल्स को साइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ ये जो अपने सर्विसेज डिवीजन से पैसा कमा रहे हैं ना, ये डिज्नी, टेंसेंट और टेस्ला के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। एप्पल अपने ऐप स्टोर से 103 बिलियन डॉलर कमाता है साल के अंदर। ये लोग हर ऐप के इन ऐप परचेज के अंदर 15 से 30% लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इन ऐप परचेज का जो सारा का सारा कमीशन है सिर्फ और सिर्फ एप्पल लेता है, गूगल का प्ले स्टोर भी ऐसे कमीशन लेता है। इन ऐप परचेज से जो भी कमीशन बनता है उससे गूगल वाले भी 46.7 बिलियन डॉलर हर साल कमा रहे हैं। बट एप्पल वाले ना गूगल से डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं, और वो भी तब जब एप्पल के यूजर्स कम है। और ओवरऑल जो एंड्रॉइड फोन है ना, वो सारी कंपनीज बनाती है, वीवो भी बनाती है, शाओमी भी बनाती है, सैमसंग, एमआई, इंटेक्स, लावा, कितने सारे ब्रांड्स हैं। 2 से 3 गुना ज्यादा एंड्रॉइड फोन है, फिर भी 2 गुना से भी ज्यादा कम रेवेन्यू किया जा रहा है। और उसका ये रीजन नहीं है कि प्ले स्टोर कम पैसा चार्ज करता है इन ऐप परचेज का। उसका रीजन ये है कि एप्पल टारगेट ही प्रीमियम लोगों को करता है। जो लोग एप्पल आईफोन यूज करते हैं वो लोग प्रीमियम देते हैं हमेशा। वो लोग इन ऐप परचेज ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन। आईफोन जो है वो हमेशा से एक प्रीमियम यूजर माना जाता है। एप्पल की एक सर्विस है जिसके अंदर वो iCloud देते हैं। मतलब अगर आपके फोन की स्टोरेज खत्म हो गई है तो आप हर महीना स्टोरेज परचेज कर सकते हो। 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स है मंथली के। एप्पल कैसे कैसे पैसा बना रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। इनके 8.4 बिलियन डॉलर तो इंश्योरेंस से आते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग इतना महंगा सामान बेच रहे हैं, कल को ये फोन अगर गिर के टूट जाए तो क्या होगा? आप सही करवाने आओगे 60-70 हजार हम लोग ले लेंगे। काम करो 22,000 का इंश्योरेंस ले, कल को अगर टूट गया तो हम लोग 10,000 में सही कर देंगे। कॉस्ट उसकी 10-12 हजार ही आती है जो उसके बाद भी लेंगे आपसे। बस आपसे 22-25 हजार में पहले इंश्योरेंस के नाम पे ऐंठ लेंगे और उसको अपना मार्जिन रख के बैठ जाएंगे। जिसके अंदर जो लोग इनके डिवाइसेस को सही करवाने आते हैं उनसे तो ये लोग कमाते ही है, जो लोग नहीं भी सही करवाने आते हैं उनसे इंश्योरेंस के नाम पे कमा लेते हैं। एप्पल की अगर सारी की सारी सर्विसेज को मिला दिया जाए ना, इनके 1 बिलियन से भी ज्यादा पेड यूजर्स हैं। और इनका एक बार इकोसिस्टम समझो और एक बार बात करो इसके ऊपर। अगर तुम लोग विंडोज चला रहे हो तो आई एम सो सॉरी, जिस दिन तुम मैक चलाओगे उस दिन विंडोज को जला दो। नहीं मुझे ये बोलने के लिए एप्पल वालों ने पैसा नहीं दिया। अगर एप्पल वाले ये वीडियो देख रहे हैं और देना भी चाहते तो मेरे मैकबुक को अपग्रेड कर दो यार। इसकी स्टोरेज हर बार भर जाती है। iCloud का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है। एक काम करो इसको बदल के दे, क्योंकि आज भी इसको बेचो तो 3 विंडोज आ जाएंगे पर वो चलेंगे नहीं मेरे से। मजाक से हटके इनका इकोसिस्टम इतना प्यारा है ना। विंडोज तो आपको ऐसा लगता है आप ऐड चला रहे हैं। मैकबुक इज सच अ गुड मशीन। अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, आपकी सारी चीजें इससे कनेक्ट हो जाएंगी। और ना एप्पल कंपनी क्या करती है, हमेशा ना मिनिमल चीजों के ऊपर काम करती है। कुछ अपनी चीजों को इतना ज्यादा डिफाइन कर देगी कि दूसरी कंपनी आपसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाती। और कॉम्पीट नहीं कर पा रही तो नहीं कर पा रही है। ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर लॉक लगा देते हैं। इन्होंने पहले लॉक लगा रखा था कि भैया iOS से iOS के अंदर ही डेटा ट्रांसफर होगा, आप लोग एंड्रॉइड या फिर विंडोज के अंदर नहीं कर सकते। EU ने $500 मिलियन का फाइन मारा है इनके ऊपर। तब जाके तो इन्होंने अलाउ किया कि ठीक है भैया दूसरे इकोसिस्टम के अंदर भी डेटा भेज लो। पर उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रख दिया। सैमसंग हमेशा भागा भागा आ जाता ना कि देखो भैया ये फोन है, इसको ऐसे मोड़ देंगे, फिर उसको यूं मरोड़ देंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे। एप्पल को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि एप्पल को पता है कि भैया ये क्रिएटिविटी है, ये आर्टिस्टिक काम है। हमको आर्टिस्ट नहीं बनना है, हमको प्रोफेशनल लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिससे उनको काम करने के अंदर कोई इशू ना। तुमने कभी आईफोन खरीदे उसके अंदर माइलवेयर्स देखिए, कोई ऐड आती हुई देखिए फालतू की? कोई भी नया एंड्रॉइड फोन खरीद लो उसके अंदर होट बाबी की 10 ऐप डली हुई मिलती है। क्यों मिलती है? वो सारी के सारी ऐप वाले एंड्रॉइड फोन वालों को पैसे देते हैं। बट आईफोन का वो काम ही नहीं है। आईफोन को उस तरह से पैसा कमाना ही नहीं है। आईफोन को एक बार अपना सामान बेच देना, इकोसिस्टम के अंदर फंसा लेना, स्मूथ कर देना पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद सर्विसेज का चार्ज करना है। पर सैमसंग सर्विसेज का क्या चार्ज करता है? एक बार फोन बेचा और खत्म। उसके बाद सर्विसेज का चार्ज करेगा गूगल। आप फोटोज का बैकअप ले रहे हो, गूगल फोटोज। आप लोग ड्राइव यूज कर रहे हो, गूगल की। यूट्यूब यूज कर रहे हो, गूगल का। सर्च यूज कर रहे हो, वो भी गूगल का। एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, वो भी गूगल का। इवन एंड्रॉइड को अपने फोन में डालने के लिए सैमसंग वाले गूगल को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सैमसंग का काम है आपके पास आए, फोन बेचो और खत्म। एप्पल का काम है कि एक बार फोन तो खरीदो उसके बाद लूटेंगे। और ये सारा पैटर्न वर्ल्ड वाइड नहीं चल रहा। तुम लोग इंडिया का भी देख लो स्पेसिफिकली। 2025 के अंदर आईफोन ने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, और ये पिछले साल से 18% की जंप भी है। और वहीं पे सैमसंग ने कितना किया? 1 लाख करोड़ का। बट अगर तुम लोग नंबर ऑफ डिवाइसेस देखोगे ना, तो सैमसंग ने आईफोन से डबल बेचे। अगर आईफोन ने 100 मोबाइल बेचे ना, सैमसंग ने 2 या 250 बेचे। फिर भी रेवेन्यू के अंदर कितना फर्क है? 20 से 25% का। और उसका सबसे बड़ा रीजन
बन गया, सैमसंग तो 2000 का भी बिक जाएगा बटन वाला। आईफोन आएगा कम से कम 40,000 का, और एक बार आईफोन ले लोगे तो उसके बाद सर्विसेज भी लो। आईफोन को ना नीचे झुंड के अंदर लड़ना ही नहीं है, आईफोन को सैमसंग से कंपटीशन करना ही नहीं है। सैमसंग बोलता है कि भैया एप्पल हमारा कंपटीशन है, एप्पल ने आज तक बोला कि सैमसंग हमारा कंपटीशन है। एप्पल ने आज तक सैमसंग को किसी भी मार्केटिंग के अंदर रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। सैमसंग आएगा हर बार एप्पल को ट्रोल करेगा, कभी उनकी नोच का ट्रोल कर देगा। आज तक एप्पल ने रिस्पॉन्ड छोड़ो रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है। सैमसंग वाले हर बार अपने आप को ना एप्पल से कंपेयर करके इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको ना ऊंचा दिखना है। इट इज सिमिलर टू कि भैया मैं साइकिल बनाता हूं और मैं खुद को जेट से कंपेयर करने लग जाऊं, लोगों को लगेगा यार मेरी कितनी क्रेजी साइकिल है ना कि मैं खुद को जेट से कंपेयर कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जेट वाली कंपनी मेरे को फक्स ही नहीं देती है। एप्पल ने एक छोटी सी मार्केट पकड़ लिया कि भैया इंडिया के अंदर 70,000 से ज्यादा का जितना भी मोबाइल बिकेगा ना वो मेरा बिकेगा। और अगर डेटा बताऊं तो 83% लोग जो भी 70,000 से ज्यादा का मोबाइल लेते हैं ना वो एप्पल लेते हैं। अगर कोई भी आदमी 70,000 से ज्यादा का पैसा स्पेंड कर रहा है तो सिर्फ 16% है। तभी तुमने देखा होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर सैमसंग काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता है। सैमसंग ये जो 1.5-2 लाख के फोन लाता है ना उसको इंडिया के अंदर हमेशा पॉपुलर करना चाहता है फोर्स करके। ये जो टेक यूट्यूबर्स है ना एप्पल तो इनको फ्री में मोबाइल तक नहीं देता, आपको खरीद के लेना पड़ेगा। सैमसंग वाले पहले ही सुमड़ी मोबाइल भेज देते हैं कि भैया एक अनबॉक्सिंग को प्रिपेयर करके रखना, जैसे हम लोग लॉन्च करेंगे आप लोग भी अपनी अपनी वीडियो डाल देना, जिससे क्या हो हाइप बने। एप्पल बहुत बड़ा है, एप्पल 10-12 क्रिएटर्स को छोड़ के किसी को नहीं देता फोन। और अगर टेक्निकली तुम भी देखो ना तो एप्पल का कंपटीशन सैमसंग है ही नहीं। एप्पल का कंपटीशन है वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे चाइनीज ब्रांड है। सबके अंदर एंड्रॉइड डाला हुआ, सबके सब हार्डवेयर फाइट कर रहे हैं। और हार्डवेयर जो होता है ना उसके अंदर लो मार्जिन होते हैं, रिपेयर भी देना होता है आपको, उसके बाद मैनेजमेंट भी देनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी देना होता है। कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तो 30-40 हजार का फोन खराब निकलता है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक अपडेट मारा सही हो गया। सैमसंग भी 8,000 का फोन बना रहा है, शाओमी भी 8,000 का फोन बना रहा है। एप्पल को देखा 8,000 का फोन बनाते हो, 8,000 में वो आपकी डिस्प्ले ना सही करके दे। और अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखोगे तो ये सारी की सारी फाइट ना हार्डवेयर की बहुत दूर है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर लड़ रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने मोबाइल फोन है ना उसके अंदर से 72% मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं और 27% मोबाइल फोन iOS के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं। एंड्रॉइड के यूजर 3 गुना ज्यादा है, राइट? फिर भी गूगल का प्ले स्टोर $46 बिलियन कमा रहा है और आईफोन का ऐप स्टोर $103 बिलियन कमा रहा है। सैमसंग के एक मोबाइल के अंदर चाहे कितना मर्जी महंगा या कितना मर्जी सस्ता ले लो, मिला जुला के 15% का मैक्सिमम मार्जिन है। और कुछ छोटे मोटे एंट्री लेवल मोबाइल फोन्स को तो ये सैमसंग वाले 5% मार्जिन पे बेच रहे हैं। उनका बस ये है कि भैया कैसे ना कैसे करके ना सामने वाले के हाथ में चले जाओ। सैमसंग लाइफ के अंदर कभी भी एप्पल को कॉम्पीट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो एक हार्डवेयर ब्रांड है। एप्पल ने खुद को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रखा है कि उनका हार्डवेयर, उनका सॉफ्टवेयर, उनकी चिप्स जिस लेवल पे इंटरनली ऑप्टिमाइज कर रखा है ना इन्होंने खुद को, उस लेवल पे कोई 2-3 कंपनियां मिलकर आपस में कर ही नहीं सकती है। और तभी आज तक ये लोग खुद का इकोसिस्टम नहीं बना पाए। मान के चलो मैं एंड्रॉइड के ऊपर एक इकोसिस्टम चाहता हूं, फोन मैं ले रहा हूं, सैमसंग का सॉफ्टवेयर उसके अंदर डला हुआ है गूगल का, और इकोसिस्टम मुझे किसके साथ सेटअप करना है, लैपटॉप के साथ। लैपटॉप में ले लूंगा लिनोवो या एचपी का और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डला होगा विंडोज का। 4 कंपनीज मिलकर कभी खुद को इस लेवल पे ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पाएंगे कि वो आके एप्पल को कम्पीट कर ले, जिसको टैकल करने के लिए सैमसंग ने खुद के लैपटॉप बनाने की भी कोशिश करी है। एंड कुछ मायने में अच्छा भी है, पर आपने फिर भी खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया ना। मुझे वही विंडोज चलानी पड़ेगी जिसके अंदर अगर गलत जगह कर्सर चला जाए तो यू लिस्ट खुल जाती है ऐड की। तो सैमसंग चाहे शिप बना ले या फिर शिप के नीचे टायर लगा के उसको पानी में चला दे, कुछ भी कर ले, वो सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम को नहीं हरा सकता है। और एक बहुत छोटी सी चीज है जो सैमसंग को भी पता है, और एक्चुअल में वो एप्पल को हराने के लिए लड़ भी नहीं रहे हैं। वो बस तुम्हें ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग एप्पल के बराबर है, तभी कंपटीशन कर रहे हैं और तुम लोग उस मार्केटिंग के अंदर फंस जा रहे हो। पर इस सबके बाद में ना एक चीज तो बहुत क्लियर है, तुम लोग एप्पल यूज करो, तुम लोग एंड्रॉइड यूज करो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो भैया यूएस का ही चल रहा है। तुम लोग गूगल के ऊपर कुछ सर्च करो या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या फिर ये वीडियो को खत्म करो, पैसा ये तीनों चीजों से यूएस से ही कमाने वाला है। सवाल तो ये कि तुम उनकी ग्रोथ का हिस्सा कैसे बनोगे। अगर बनने का प्लान कर रहे हो और यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि IND मनी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जाके बहुत इजीली अकाउंट बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पहले अकाउंट बनाओ, उसके बाद मार्केट रिसर्च करो। एप्पल, मेटा, सैमसंग, गूगल किसी के अंदर भी पैसा डालना डायरेक्ट डल जाएगा। सैमसंग के अंदर डालना, साउथ कोरिया के ETF के अंदर डाल दो। और अगर तुम लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।